आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं अम्ल और क्षार की दुनिया में, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये समझने के लिए कि इनकी ताकत, इनकी प्रबलता, उसे मापते कैसे हैं और ये पैमाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मतलब कैसे छूता है। हमारे हाथ में है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, अध्याय 2 से, जो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ पीएच की परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि ये छोटा सा अक्षर पी और एच हमारे शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाओं से लेकर जिस मिट्टी में हमारा अन्न उगता है और जिस पर्यावरण में हम सांस लेते हैं, उन सब के लिए कितना मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। हमें स्कूलों में सिखाया गया है कि लिटमस पेपर जैसे सूचक होते हैं। वो बता देते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, अम्ल है या क्षार। लाल लिटमस नीला हो गया तो क्षार, नीला लाल हो गया तो अम्ल। पर ये तो बस हाँ या ना जैसा जवाब हुआ है ना। अगर जानना हो कि कोई एसिड कितना एसिडिक है या कोई बेस कितना बेसिक है, मतलब कितना प्रबल है, तो वो कैसे पता चलेगा? यहीं पर, जैसा कि हमारे किताब बताती है, कहानी में एंट्री होती है सार्वत्रिक सूचक और पीएच स्केल की। बिल्कुल सही। लिटमस जैसे सूचक जो हैं वो पहचान करवाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। लेकिन प्रबलता यानी कि शक्ति नापने के लिए हमें एक पैमाने की जरूरत होती है, और वो पैमाना है पीएच स्केल। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें पी एक जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर। तो पीएच का मतलब हुआ एक तरह से हाइड्रोजन की शक्ति। ये स्केल आमतौर पर 0 से 14 तक जाता है। 0 से 14 और बीच में आता है 7। हाँ, पीएच 7 मतलब पूरी तरह से उदासीन, न्यूट्रल, ना अम्लीय ना क्षारीय, जैसे कि बिल्कुल शुद्ध पानी। अब अगर पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, एसिडिक, और जितना कम पीएच होगा अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी पीएच 1 वाला विलयन पीएच 3 वाले विलयन से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। इसका सीधा संबंध विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयनों H+ आयनों की सांद्रता से है, कॉन्सेंट्रेशन से। जितनी ज्यादा H+ की सांद्रता उतना कम पीएच। अच्छा, तो ये उल्टा हिसाब है। ज्यादा H+ मतलब ज्यादा एसिडिक, पर पीएच का नंबर कम। और 7 से ऊपर जाने पर क्या होता है? 7 से ऊपर 14 तक क्षारीयता बढ़ती जाती है, बेसिसिटी। जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, विलयन में H+ आयनों की सांद्रता कम होती जाती है और हाइड्रोक्साइड आयनों OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। OH- आयन क्षारीयता के लिए जिम्मेदार है। तो पीएच 14 का मतलब हुआ अत्यधिक क्षारीय, स्ट्रॉन्ग बेस। एक और मजेदार बात, ये स्केल लॉगरिदमिक है। लॉगरिदमिक? उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पीएच 5 वाला विलयन पीएच 6 वाले से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है और पीएच 4 वाले से 100 गुना ज्यादा। हर एक नंबर का फर्क 10 गुना शक्ति का फर्क लाता है। अरे वाह, 10 गुना का फर्क! ये तो छोटी बात नहीं है। तो इसे लैब में या मान लीजिए घर पर मापते कैसे हैं? किताब में वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जिक्र है। हाँ, वो सबसे आम तरीका है। सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर वो कई सारे सूचकों का एक मिश्रण होता है। इसे कागज की पट्टी पर लगाकर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर तैयार किया जाता है। जब इस पेपर को किसी विलयन में डुबोते हैं तो ये एक खास रंग दिखाता है। हर रंग एक खास पीएच मान से जुड़ा होता है। आमतौर पर इसके साथ एक कलर चार्ट आता है ना? उससे रंग का मिलान करके पीएच का पता लगाया जा सकता है। किताब में एक गतिविधि भी दी गई है 2.11, जिसमें हमारी लार मतलब खाने से पहले और बाद में, फिर नींबू का रस, गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का पानी और यहाँ तक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जैसे रसायनों का पीएच टेस्ट करने को कहा गया है। अगर कोई ये प्रयोग करे तो देखेगा कि रोजमर्रा की चीजों में ही पीएच की कितनी बड़ी रेंज मौजूद है। अच्छा, इससे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या सारे एसिड्स या सारे बेस बराबर शक्तिशाली होते हैं? जैसे नींबू का रस भी एसिड है और हमारे पेट में बनने वाला एसिड भी। क्या दोनों एक जैसे प्रबल हैं? किताब में प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षार की बात की गई है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक जैसे नहीं होते।
प्रबलता और दुर्बलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई अम्ल पानी में घुलकर कितने ज्यादा H+ आयन देता है या कोई क्षार कितने ज्यादा OH- आयन देता है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना एसिड या बेस पानी में घोला है, मतलब उसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन क्या है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारे पेट में भी बनता है, वो एक प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप इसके एक निश्चित मात्रा पानी में घोलेंगे तो इसके लगभग सारे अणु, सारे मॉलिक्यूल H+ और Cl- आयनों में टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। वहीं अगर आप उतनी ही सांद्रता का एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है पानी में घोलेंगे तो उसके बहुत कम अणु H+ और एसिटेट आयनों में टूटेंगे। ज्यादातर अणु बिना टूटे ही रहेंगे, इंटैक्ट। इसलिए HCl प्रबल अम्ल है और एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड। यही बात क्षारों पर भी लागू होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक दुर्बल क्षार है, वीक बेस। अच्छा, समझ गया। तो प्रबल मतलब जो पानी में जाकर पूरी तरह या ज्यादातर आयनों में टूट जाए, हाँ, और दुर्बल मतलब जो कम टूटे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पीएच स्केल और प्रबलता की बात तो हो गई, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? मतलब क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? किताब कहती है कि सजीवों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। हाँ, यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हमारा इंसानी शरीर एक मशीन की तरह है ना, जो बहुत ही सटीक स्थितियों में काम करता है। और उन सटीक स्थितियों में से एक है पीएच संतुलन, पीएच बैलेंस। हमारा खून और हमारे शरीर के ज्यादातर तरल पदार्थ, फ्लूइड्स, वो 7.0 से 7.8 के पीएच रेंज में काम करते हैं। 7.0 से 7.8। हाँ, सोचिए कितनी छोटी रेंज है। हम्म सिर्फ 0.8 पीएच यूनिट का दायरा। हम्म अगर शरीर का पीएच इससे थोड़ा भी ज्यादा या कम हो जाए तो हमारी जैविक प्रक्रियाएं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो गड़बड़ा सकती हैं और गंभीर मामलों में जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर अंदर से कितना स्थिर और नियंत्रित है, कितना रेगुलेटेड है। केवल 0.8 की रेंज है तो वाकई बहुत संवेदनशील मामला है। और दूसरे जीवों का क्या, जैसे पानी में रहने वाले जीव? किताब में अम्ल वर्षा का जिक्र है, एसिड रेन। बिल्कुल, अम्ल वर्षा एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है, एनवायरमेंटल इशू। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पल्यूटेंट्स बारिश के पानी में घुल जाते हैं तो वे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इससे बारिश के पानी का पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जब ये पीएच 5.6 से भी नीचे चला जाए तो हम उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब सोचिए, ये अम्लीय पानी जब नदियों, झीलों, तालाबों में जाता है तो वहां के पानी का पीएच भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इससे पानी में रहने वाले जीवों पर क्या असर पड़ता होगा? मछलियां वगैरह? बहुत बुरा असर पड़ता है। मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को एक खास पीएच रेंज की आदत होती है। जब पानी ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो मछलियों के अंडों और बच्चों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, उनकी प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, वो प्रभावित होती है। ज्यादा अम्लता मछलियों के गलफड़ों को, गिल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी बदल सकते हैं और हानिकारक धातुएं, हेवी मेटल्स, वो घुल सकती हैं। कुल मिलाकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ये तो चिंताजनक है, बहुत ज्यादा। और किताब में शुक्र ग्रह का भी उदाहरण दिया है, वीनस। जी, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। पीएच की स्थितियां कितनी अलग हो सकती हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों से ढका है। ऐसी भयंकर अम्लीय परिस्थितियों में पृथ्वी जैसा जीवन पनपने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह पर जीवन के लिए पानी का उदासीन या हल्का क्षारीय होना कितना जरूरी है। पानी और हवा की बात हुई, अब जमीन पर आते हैं। मिट्टी, जिसे हमें भोजन मिलता है, क्या मिट्टी का भी पीएच होता है? और क्या ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण है? किताब में एक गतिविधि 2.12 मिट्टी का पीएच जांचने की भी है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी का पीएच पौधों की वृद्धि के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर पौधे की अपनी पसंदीदा पीएच रेंज होती है, लेकिन ज्यादातर पौधे उदासीन पीएच, मतलब करीब 6.5 से 7.5 के आसपास सबसे अच्छे उगते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि मिट्टी का पीएच ये तय करता है कि पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वो मिट्टी में किस रूप में मौजूद रहेंगे और पौधे उन्हें कितनी आसानी से जड़ों द्वारा सोख पाएंगे, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। मतलब अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो पोषक तत्व होते हुए भी पौधे उन्हें ले नहीं पाएंगे, ऐसा? बिल्कुल, एकदम सही। बहुत ज्यादा अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच कम हो, उसमें एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसे तत्व ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं, जो पौधों के लिए जहरीले, टॉक्सिक हो सकते हैं। साथ ही फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व कम उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं बहुत ज्यादा क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच ज्यादा हो, उसमें आयरन, मैंगनीज, जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता कम हो जाती है। इसीलिए किसान अपनी मिट्टी की पीएच जांच करवाते हैं। और किताब में पूछा भी गया है कि किसान कब चूना या बुझा हुआ चूना या चौक इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं। किसान इनका इस्तेमाल तब करता है जब उसके खेत की मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो गई हो, एसिडिक। इन क्षारीय पदार्थों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की अम्लता कम होती है, यानी पीएच बढ़कर उदासीन के करीब आ जाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। कमाल है। मिट्टी से अब आते हैं हमारे अपने पेट पर। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सुना है पेट में बहुत तेज एसिड बनता है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हमारा पेट खुद क्यों निगल जाता उस एसिड से। ये वाकई प्रकृति का एक अजूबा है। हमारा पेट भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाता है, जिसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है। ये एसिड भोजन में आए बैक्टीरिया को मारने और प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम जैसे पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए ज़रूरी है, एक्टिवेट करने के लिए। अब आपका सवाल कि पेट खुद क्यों नहीं गलता, इसका कारण है पेट की अंदरूनी दीवार पर मौजूद श्लेष्मा यानी म्यूकस की एक मोटी सुरक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव लेयर। ये परत एसिड को पेट की दीवारों के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। अच्छा, तो एक सुरक्षा कवच है। लेकिन फिर भी कभी-कभी एसिडिटी या अपच, इंडाइजेशन हो जाती है, जिसमें जलन महसूस होती है। वो क्यों? हाँ, ऐसा तब होता है जब पेट जरूरत से ज्यादा एसिड बना देता है, या फिर जब ये एसिड पेट से ऊपर भोजन नली इसोफेगस में आ जाता है, एसिड रिफ्लक्स जिसे कहते हैं। इससे जलन और दर्द महसूस होता है, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी या हार्ट बर्न कहते हैं। इसी स्थिति में लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड, जैसे वो गुलाबी या सफेद रंग की दवा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप। हाँ, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले सिरप या टैबलेट। ये असल में दुर्बल क्षार होते हैं, वीक बेस। जब आप इन्हें लेते हैं तो ये पेट में जाकर अतिरिक्त एसिड, जो एक्स्ट्रा एसिड है, उसके साथ प्रतिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी एसिड और बेस मिलकर लवण और पानी बना देते हैं, जिससे पीएच बढ़ जाता है और जलन कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। अगर पेट का एसिड पाचन के लिए जरूरी है, तो क्या बार बार या ज्यादा एंटासिड लेना पाचन क्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता? ये संतुलन का सवाल है। सही कहा, संतुलन का सवाल। अच्छा, पेट से थोड़ा ऊपर आते हैं मुंह, हमारे दांत। किताब कहती है कि दांतों की सड़न या दंत क्षय, टूथ डीके का भी पीएच से गहरा नाता है। ये कैसे होता है? ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसका सीधा संबंध हमारे खानपान और मुंह की सफाई से है, ओरल हाइजीन से। हमारे दांतों की सबसे बाहरी सफेद और चमकदार परत को एनामल कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम के पदार्थ से बनी होती है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये यूं तो पानी में नहीं घुलता, लेकिन एसिड के प्रति संवेदनशील होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी एक तरह का कैल्शियम का यौगिक कंपाउंड। हाँ, ये कैल्शियम और फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, तो ये एनामल धीरे धीरे घुलने लगता है, संक्षारित होने लगता है, कोरोड होने लगता है। इसी प्रक्रिया को दंत क्षय या कैविटी की शुरुआत कहते हैं। पर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाता क्यों है? नॉर्मली तो नहीं होता होगा। इसका कारण है हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया,
जब हम चीनी या स्टार्च वाली चीजें खाते हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये बैक्टीरिया उन भोजन कणों पर काम करते हैं और उन्हें तोड़कर एसिड बनाते हैं, खासकर लैक्टिक एसिड। यही एसिड इनेमल पर हमला करता है। अगर हम बार बार मीठी या चिपचिपी चीजें खाते रहें और मुंह ठीक से साफ न करें, तो मुंह में लंबे समय तक एसिड बना रहता है, जिससे इनेमल कमजोर होकर टूटने लगता है। ओह, तो इससे बचने का तरीका क्या है? मतलब प्रैक्टिकल तरीका। सबसे अच्छा तरीका है खाना खाने के बाद, खासकर मीठा खाने के बाद, पानी से अच्छी तरह कुल्ला करना या ब्रश करना। इससे मुंह में फंसे भोजन कण निकल जाते हैं और एसिड बनने का मौका कम मिलता है। और दूसरा तरीका है टूथपेस्ट का इस्तेमाल। ज्यादातर टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक। वे मुंह में बने अतिरिक्त एसिड को उदासीन करने में मदद करते हैं और पीएच को सामान्य स्तर पर लाते हैं। कुछ टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी होता है, जो इनामल को मजबूत बनाने और एसिड अटैक के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी, रेजिस्टेंट बनाने में मदद करता है। तो यहाँ भी पीएच का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। खान पान, सफाई और पीएच, दांतों के लिए ये तिकड़ी बहुत अहम है। अच्छा, अब प्रकृति में चलते हैं। किताब में मधुमक्खी और नेटल के पौधे के डंक का जिक्र है। ये भी पीएच का ही खेल है। हाँ, ये प्रकृति का अपना रासायनिक बचाव तंत्र है, केमिकल डिफेंस। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो हमारी त्वचा में एक अम्लीय तरल पदार्थ छोड़ती है। इसमें मुख्यतः मेलिटिन और अन्य पेप्टाइड्स होते हैं, जो अम्लीय प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे तेज दर्द और जलन होती है। किताब बताती है कि इस पर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कोई हल्का क्षार लगाने से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि क्षार उस अम्ल को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज। और वो नेटल का पौधा, जिसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं शायद, हाँ, छूने पर बहुत जलन होती है। मैंने महसूस किया है बचपन में। हाँ, नेटल पौधे की पत्तियों और तने पे छोटे छोटे चुभने वाले रोए होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स। जब ये हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो टूटकर त्वचा में मेथनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वो डाल देते हैं। यही एसिड तेज जलन और खुजली पैदा करता है। अच्छा। चींटी के काटने पर भी शायद यही एसिड होता है। लाल चींटी काटती है तो बहुत जलन होती है। हाँ, चींटियों के डंक में भी मेथनोइक एसिड ही होता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब में बताया गया है, कि नेटल के पौधे के आसपास अक्सर डॉक नाम का एक पौधा भी उगता है। पारंपरिक ज्ञान, मतलब जो फोकलॉर है, वो ये है कि अगर नेटल छू जाए तो तुरंत डॉक के पत्ते तोड़कर उस जगह रगड़ने से आराम मिलता है। अरे वाह! तो इसका मतलब डॉग के पत्तों में जरूर कोई क्षारीय पदार्थ होता होगा, कोई बेस? होता है, बेसिक नेचर का, जो नेटल के मेथनोइक एसिड को उदासीन करके जलन कम कर देता है। कमाल है ना, प्रकृति कैसे अपनी समस्या का समाधान भी अक्सर पास में ही रखती है। वाकई कमाल है। और किताब में एक तालिका, टेबल 2.3 भी दी है, जिसमें बताया गया है कि हमारे खाने पीने की कितनी सारी चीजों में प्राकृतिक रूप से एसिड होते हैं। जैसे सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे और नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड और खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड। ऐसा लगता है एसिड हमारे जीवन का हिस्सा है। वो संरक्षित करने में मदद करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और हमारे शरीर में भी इनकी भूमिका होती है। बस उनकी प्रबलता और मात्रा सही होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि पीएच सिर्फ केमिस्ट्री लैब का एक नंबर नहीं है। ये अम्लता और क्षारीयता की शक्ति का पैमाना है, जिसका असर हमारी सेहत, हमारे भोजन, हमारी जमीन, पानी और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों के माहौल पर भी पड़ता है। ये जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कृषि और स्वास्थ्य सबको जोड़ने वाली एक कड़ी है, एक कॉमन थ्रेड है। बिल्कुल। हमने देखा कि चाहे हमारा शरीर हो या नदी का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हो या खेत की उपजाऊ मिट्टी, इन सब में एक महीन पीएच संतुलन काम कर रहा है, एक फाइन बैलेंस। और ये सिस्टम पीएच में होने वाले छोटे बड़े बदलावों के प्रति बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव। संतुलन बिगड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे अम्ल वर्षा से जलीय जीवन तबाह होना, मिट्टी का बंजर होना या हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होना। ये संतुलन बनाए रखना जीवन के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। और यहीं पर मेरे मन में एक आखिरी सवाल या शायद एक विचार आ रहा है, जो हमारी चर्चा से ही निकला है। हालांकि किताब में सीधे तौर पर शायद ना कहा गया हो। हम जानते हैं कि प्राकृतिक प्रणालियां, मिट्टी, पानी, हमारा शरीर पीएच बदलावों के प्रति इतनी संवेदनशील है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु बदल रही है, क्लाइमेट चेंज। तो क्या ये संभव है कि व्यापक बदलाव
उन पीएच संतुलनों को ऐसे सूक्ष्म तरीकों से बिगाड़ रहे हों जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। हमने अम्ल वर्षा और मिट्टी पर असर की बात की, पर क्या और भी गहरे अनदेखे प्रभाव हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।